प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज हम सेल की बात करेंगे, सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जितने भी पहले तो मैं यही कहूँगा, ये वीडियो MP3 है जिसमें आपको वॉइस सुनाई देगा और आप लीड लगाकर वर्क करते हुए, अपने काम करते हुए आप अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। देखिए, सेल की बात जहाँ आती है, सेल से सभी लिविंग थिंग्स बने होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मेड फॉर थिंग्स सेल्स, सेल से बने होते हैं सभी लिविंग थिंग्स। तो सभी लिविंग थिंग्स जो सेल से बने हैं, तो अगर यदि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें क्या होगा कि सेल को जानना अति आवश्यक है। तो सेल को समझना अति आवश्यक है। इसके लिए आज हम सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर से संबंधित चर्चाएं होंगी जो वन लाइनर होंगी। आप केवल वॉइस सुनिए और आप समझने की कोशिश करिए उसमें क्या चीज़ें कही जा रही हैं, क्या चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं आपको बताई जा रही हैं, उसको आपको देखना है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर को। पहले हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कार्क की पतली परत, कार्क जो लकड़ी का ढक्कन आता है, बोतल में लगाया जाता है, उसकी लकड़ी के ढक्कन को उन्होंने देखा था। तो उसमें छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए और उसी को उन्होंने सेल नाम दे दिया। उसी को उन्होंने क्या कहा कि यह सेल है, इसको उन्होंने सेल कहा। तो इनका जो तथ्य था, इनका तथ्य कहाँ पे छपा था? माइक्रोग्राफिया में इनका ये जो तथ्य था कि यह जो कोष्ठक जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यह क्या है? सेल है। यह कहाँ छपा था? इनका तथ्य माइक्रोग्राफिया में छपा हुआ था, मतलब छापा गया। तो रॉबर्ट हुक ने कहाँ मृत प्रकार की कोशिका की खोज? आपसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? मृत, मतलब कार्क की लकड़ी जब है तो अमृत होगा। तो कार्क की लकड़ी में जब सेल को देखा गया तो अमृत प्रकार की थी, और वह जो है मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईस्वी में की थी। अब आगे हम चलते हैं। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था और 1674 ईस्वी में किसने? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया, जीवित कोशिका की खोज की। आप इस प्रकार से कहते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने किया। जीवित कोशिका को देखा, सब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इसलिए जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहॉक। कोशिका की खोज तो आप रॉबर्ट हुक ही हुआ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोष्ठक जैसे स्ट्रक्चर जो है सेल है, तो सेल तो था ही। तो ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन अगर आपसे पूछ जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, जीवित कोशिका का अध्ययन किया, खोज किया था। सेल थ्योरी क्या है या सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? सेल थ्योरी को दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक स्लाइडेन थे और स्वान जो थे जंतु वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में और स्वान ने 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी को दिया। और सेल थ्योरी में एक दूसरे वैज्ञानिक थे बिरकाउ, जैसे हम कहते हैं बिरकाउ कह सकते हैं, बिरकोव थे, जिन्होंने क्या कहा कि सभी जीवित कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। सभी जितनी जीवित कोशिकाएं हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। तो आपसे कहा जाए कि अब यहाँ पे बिरकोव भी इसमें सेल थ्योरी में जुड़ जाते हैं। मतलब अगर सेल थ्योरी देखी जाए तो दो ही वैज्ञानिक मेन हैं पहले दिए गए, लेकिन बिरकोव भी उसमें एक पॉइंट जोड़ दिए कि सभी जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, किसी भी इंडिविजुअल की जीवित कोशिकाएं जो होती हैं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, मतलब विभाजन होकर उन्हें पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। ये किसने कहा था? बिरकोव ने कहा था, या बिरकाउ कह सकते हो, तो उन्होंने कहा था। अब हम आप देखते हैं कोशिका अपवाद। विषाणु क्या है? विषाणु को हम कोशिका नहीं कहते हैं। वायरस क्या है? कोई ना कोशिका लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बीच खड़ी है, ये एक कोशिका के स्ट्रक्चर में नहीं होता है। वायरस जो है कोशिका के स्ट्रक्चर में नहीं होता है, इसलिए यह एक्सेप्शन है, कोशिका का एक्सेप्शन है। या लिविंग थिंग्स के रूप में रहता है, लेकिन यह क्या है? कोशिका के रूप में नहीं पाया जाता है। तो यह क्या है? विषाणु क्या है? वायरस क्या है? यह एक अपवाद के रूप में होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है?
अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा आप जितना जानो, माइकोप्लाज्मा अगर गैलीसेप्टिकम या सबसे छोटी कोशिका है जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिसे पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा सेल्स कौन होता है, सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो 170 मिलीमीटर लंबा होता है, बड़ा होता है, जो 170 मिलीमीटर बड़ा होता है मतलब। और सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। इतना जानते हैं, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका, लंबी बड़ा और लंबा में अंतर होता है, ये जान ही सकते हैं आप। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोशिका दो प्रकार की होती है। आपने कोशिका की बात की, कोशिका कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आपसे पूछा जाए कि जितने भी जीवित जीव हैं वो किससे बने हो सकते हैं, केवल दो प्रकार की कोशिका से। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से कोई भी इंडिविजुअल बना होगा तो पूरा प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होगा, और कोई भी इंडिविजुअल बना होगा तो पूरे यूकैरियोटिक कोशिका से बने होंगे। मतलब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका हैं जो सबसे प्रिमिटिव होती हैं, मतलब पहले आई, जिसमें केंद्रक कला एब्सेंट होता है, जिसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इनमें जो डीएनए पाया जाता है इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, डीएनए खुला हुआ होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। और इनमें हिस्टोन, इनके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ लगा होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता और इसके ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक जो होते हैं कौन कौन से नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ये इन सब का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 या इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70 या इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और क्या होता है, प्लाज्मा देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र जो श्वसन करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, वह श्वसन तंत्र किसके, मीसोसोम के द्वारा करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन उनकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है। मीसोसोम होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उससे श्वसन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान किसको कहा गया है, मीसोसोम को। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कसाबिका जो होती है, फ्लैजिला जो पाया जाता है, जैसे प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया आते हैं, और को माइकोप्लाज्मा आता है। तो नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, ये किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब इनमें यदि फ्लैजिला पाया जा रहा है, यदि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है जो कसाबिका जिसे हम कहते हैं, तो इसमें 9+2 विन्यास में नहीं पाया जाता। मतलब जो इनमें स्पेंडल फाइबर्स होते हैं 9+2 विन्यास में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने बताया 3 आते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। इतना जानते हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो सेल्स होती हैं 3 होती हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे कहते हैं, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ये 3 जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। और जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, और सब किससे बने हैं, यूकैरियोटिक कोशिका से बने। आप समझ सकते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक से अलग कर दो तो यूकैरियोटिक बचे। तो हम लोग भी जितने भी और अदर इंडिविजुअल हैं वो इन तीनों को 3 प्रकार के जीवों को छोड़कर और सभी किससे बने हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है जिसमें केंद्रक कला पाई जाती है। इसी से डिफरेंस किया गया ना, प्रोकैरियोटिक में जिसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाए और यूकैरियोटिक में जिसमें केंद्रक कला प्रेजेंट हो, मतलब पूर्ण केंद्रक का विकास होता है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात मैं कर रहा हूँ, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण केंद्रक का विकास हुआ होता है, जिसमें केंद्रक कला, देखिए जिसमें केंद्रक कला पाई जाती है, डीएनए के साथ प्रोटीन पाई जाती है। यही चीज उसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रकार कह सकते हैं किसके साथ लगा हुआ रहता है, डीएनए के साथ लगा रहता है, डीएनए के साथ पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशा अंगक, यूकैरियोटिक कोशिका में आप जानते हैं कि डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर जितनी होती हैं, और भी बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे लवक, गाल्जी काय,
जिसे प्लास्टिड कहते हैं, गाल्जी बॉडी जिसे कहते हैं, गाल्जी का है, अंतःप्रद्वीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में 70 या तथा 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए हम कोशिका के इंटरनल की बात कर रहे हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज होती हैं, कैसे इनका फार्म हुआ है, यही से बात हो रही है, तो इस चीज को हमें देखना है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में 70 या 87 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आप जान सकते हो कि यूकैरियोटिक कोशिका में 70 या तथा 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब बताइए, आप कहेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है 80 होता हम कहते हैं, लेकिन 70 भी आ रहा है, तो 70 किस में पाया जाता है बता, ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में या प्लास्टिड में 70 राइबोसोम पाया जाता है, जबकि कोशिका के द्रव्य में 80 प्रकार के पाया जाता है। इस प्रकार इसलिए हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के 70 तथा 80 प्रकार के राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन कौन से? 70 और 80। आप कहेंगे 80 तो उसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है यूकैरियोटिक के, और यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में कौन सा पाया जाता है? 70। और उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड लवक होते हैं, हरित लवक जैसे है, उनमें बात कर रहा हूँ। तो 70 माइटोकॉन्ड्रिया में 70 और उसको जबकि कोशिका के कोशिका द्रव्य में 80 प्रकार के पाया जाता है। इस प्रकार इसलिए हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में 70 या 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका जो होती है, आप कभी भी यूकैरियोटिक जो कोशिका होगी जैसे बैक्टीरिया को छोड़कर और भी जितने हैं, बैक्टीरिया को छोड़ नीले हरे सब वाला उसमें फ्लैजिला है, कहीं भी फ्लैजिला है तो उनमें तो 9+2 का विन्यास जो होता है कशाभिका का नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका का विन्यास 9+2 का विन्यास पाया जाता है, मतलब जो इसमें स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं वो 9+2 के रूप में जुड़े होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, प्रोटोजोआ, मेटोजोआ आदि जितने भी हैं सभी आप हम कह सकते हैं कि 3 को छोड़कर और सभी क्या हैं? यूकैरियोटिक कोशिका, इतना तो आप जान सकते हैं। देखिए पादप कोशिका का जीवद्रव्य के बाहर सेल एक कोशिका भित्त होती है। कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? सेल वाल जो होती है किसकी बनी होती है? कोशिका के बाहर पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। पादप कोशिका में एक बाहर एक सेल भित्त होती है, कोशिका भित्त होती है, सेल वाल होती है जिसे हम कहते हैं। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, जो दृढ़ होती है। मतलब पादप कोशिका को ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें क्या कहा, एक सेलवाल की भी उनमें एक सेलवाल भी पाई जाती है। पादप कोशिका में रिक्तिका, देखिए पादप कोशिका में रिक्तिका, लवक पाए जाते हैं। अब पादप कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं इसको ध्यान दीजिएगा। पादप को अभी काफ़ी चीज़ें आप डिफरेंस कर सकते, हिस्टोन प्रोटीन पादप कोशिका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में आता है, बातें होती हैं, लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम थोड़ा देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। पादप कोशिका में रिक्तिका, लवक, प्लास्टिड जिसे कहते हैं, रिक्तिका, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, तथा कुछ पादप कोशिकाएं जैसे जीवाणु और कवक है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते। जीवाणु जैसे जीवाणु और कवक, फंगस जिसे कहते हैं, बैक्टीरिया और फंगस में लवक नहीं पाए जाते। लवक प्लास्टिड का अभाव होता है, लेकिन अदर पादप कोशिकाओं में सब वैक्यूल्स और प्लास्टिड पाए जाते हैं। लेकिन तारक का है, सेंट्रोसोम का अभाव किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, और वैक्यूल्स और लवक पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है जिससे जीवाणु कवक दोनों में लवक नहीं पाए जाते, लवक का अभाव होता है। पादप कोशिका में कोशिका जब विभाजन होता है पादप कोशिका में तो उसमें एक सेल प्लेट बनता है। कहते हैं पादप कोशिका में जब विभाजन होता है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। कोशा पट्ट, बीच में एक पट्टी जैसे स्ट्रक्चर, एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका में बढ़ जाते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में क्या होता है? अंतर्वलन, जब जंतु कोशिका विभाजन होता है तो इनवाइजिनेशन पाया जाता है। उसमें कोशिका में
अंतर्वलन पाया जाता है। अंतर्वलन कोशिका के अंदर एक बीच में झुकाव उत्पन्न होता है, प्लट नहीं बनता है, जो झुकाव बनता है और दो भागों में बढ़ जाता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसे अंतर्वलन या इनवाइजिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि पादप कोशिका जब विभाजित होती है उसके बीच में एक कोशिका जब दो कोशिका में बढ़ती है तो उसके बीच में एक सेल प्लेट का निर्माण होता है, जिससे दो भागों में बढ़ जाता है। और जंतु कोशिका जब विभाजित होती है तो इसमें इनवाइजिनेशन पाया जाता है, अंतर्वलन पाया जाता है, इसमें अंतर्वलन पाया जाता है। तो अब इसको जान गए कि कोशिका विभाजन जब होता है तो क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें। अब आते हैं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब इतना जानिए, दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति बाहर के जो भित्ति होती है नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका लवक का अभाव होता है। रिक्तिका पाई जाती है लेकिन बहुत छोटी है, हम अभाव कह सकते हैं। रिक्तिका जो वैक्यूल्स होती हैं और प्लास्टिड जो होते हैं उनका जो है अभाव होता है, वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं लवक और रिक्तिका अभाव होते हैं। परंतु तारक काय उपस्थित होता है। तारक काय मतलब सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो यह किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में एब्सेंट होता है। तो पादप कोशिका, देखिए जंतु कोशिका में क्या क्या नहीं पाई जाती, रिक्तिका और लवक, जो कि पादप में पाए जाते हैं। तारक काय, लाइसोसोम, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका के कोशिका विभाजन में कोशिका देखिए हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, अभी प्रोकैरियोटिक तीन कोशिकाओं की बात हुई थी, तीन प्रकार के जीवों की बात हुई थी, जैसे माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। तो इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति जो बनी होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है सेल वाल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सेल वाल किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इनके और छोटे छोटे घटक जो होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड के छोटे छोटे घटक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान। इन्हें छोटे छोटे घटक होते हैं जिससे प्रोटीन, लिपिड और सब इनके छोटे छोटे घटक होते हैं, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकान कहा जाता है। एस्टिल म्यूरेमिक अम्ल, एस्टिल ग्लूकोसामीन के अणु भी इससे जुड़े होते हैं। तो इनके कुछ एस्टिल म्यूरेमिक और एस्टिल ग्लूकोसामीन के अणु भी इनसे जुड़े होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव द्रव कला, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जो कोशियल मेम्ब्रेन होती है, जीव द्रव कला या कोशिका कला जैसे हम कहते हैं, या प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है, जो जैसे यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। जीव द्रव कला, कोशिका कला लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए, अभी मैंने बताया था हिस्टोन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन का अभाव होता है। और इनके केंद्रक को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई नहीं जाती है, तो इसके केंद्रक को न्यूक्लियाइड कहा जाता है, या जीनोफोर भी कहते हैं, या जीनोफोर भी कहा जाता है, या जीनोफोर भी इसे कहते हैं। तो इसके बाद प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका में कौन कौन से अंगक, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सभी की चर्चा होगी। सभी के क्या काम है, उनकी कौन खोज किया था, इसकी बातें होंगी। तो अगला वीडियो जो बनाएंगे तो इस चैप्टर पे आपका रहेगा। तो आप लोग को यदि यह कोई वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो, आपको बायो पढ़ने से संबंधित हेल्पफुल लग रहा हो कि हाँ इसको पढ़ने समय इसकी मदद मिल रही है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और जिसको ज़रूरत हो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप अपने विचार को कमेंट्स के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।